हमीरपुर में एक मतदान कर्मी बेहोश होकर गिर गया। आधे घंटे से ज्यादा जमीन पर मतदान कर्मी पड़ा है। फोन करने के बाद भी अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। बूथ संख्या 40 पर तैनात है मतदान कर्मी मनोज कुमार। टिकरौली मतदान केंद्र का ये पूरा मामला है। तो कई शिकायतें आई कि लोग बीमार थे। उन्होंने आवेदन दिया अधिकारियों को कि हमारी चुनाव में ड्यूटी मत लगाइए, लेकिन ऐसा हुआ, कुछ की मौत भी हुई है। और हमीरपुर से तस्वीर सामने आई। अब ये जांच का विषय है कि ये मतदान कर्मी पहले से बीमार थे, यहां पर आकर बीमार हुए। और विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, जो मतदान अधिकारी हैं, एम्बुलेंस अभी तक पहुंची या नहीं पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुबह जब मतदान शुरू हुआ है, जो यहाँ के लोगों का कहना है कि मतदान शुरू होने के 4-5 लोग ही आ पाए थे। उसके बाद में ही इनकी हालत बेतासर बिगड़ गई थी और बेहोश होकर गिर गए थे। लेकिन कई बार अधिकारियों को और एम्बुलेंस चालकों को भी फोन करने के बाद में अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। लगातार वो जमीन में पड़ा हुआ है। कोई भी उसको उठाने की जहमत तक नहीं कर रहा है कि वहां पर अगर सुरक्षा कर्मी या जो भी लोग मौजूद हैं, उसके साथी लोग मौजूद हैं, वो उसको उठा करके कहीं सुरक्षित स्थान पर रखा जाए या फिर उसको कुछ पानी वानी पिलाया जाए। कोई भी उसके साथ में कोई हमदर्दी नहीं है। लोग वहां पर बस। लेकिन विकास, सवाल ये है कि बड़े बड़े दावे अधिकारियों ने किए थे। इससे तो ये समझ में आता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। न तो मतदान को लेकर गंभीर है, न कोरोना को लेकर गंभीर है, न मतदान कर्मियों को लेकर। अगर दावों की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने कई दावे किए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर एक मतदान अभिकर्ता की ही बात कर ली जाए तो अभी तक वो 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया है जमीन में पड़े हुए, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। और इस बूथ की बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर अपने मतदान कर्मी को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं है तो कितनी असंवेदनशील स्थिति हमीरपुर में है। और इस पर अधिकारियों को शर्म करनी चाहिए, व्यवस्था जल्दी देनी चाहिए। शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। और बात करते हैं उत्तराखंड की। देहरादून में बढ़ते संक्रमण को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा और देहरादून में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर फैसला हुआ है। देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून नगर निगम, छावनी परिषद, गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया। तो दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कुल 4,368 नए मामले सामने आए, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। देहरादून में 1670, हरिद्वार में 1144, नैनीताल में 438, पौड़ी में 390, टिहरी में 110, उधम सिंह नगर में 200, चमोली में 43, अल्मोड़ा में 42, चंपावत में 100, पिथौरागढ़ में 72 केस आए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की अब संख्या 35,864 हो गई। देहरादून में बढ़ते संक्रमण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शाम 7 से 3 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, कोरोना कर्फ्यू। और उत्तराखंड में एक दिन के अंदर 4,368 नए मरीज सामने आए हैं, 44 की मौत हुई है। 3 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि जो चेन है संक्रमण की वो टूटे और जो रफ्तार बढ़ गई है उसे काबू में किया जा सके, शहर का सैनिटाइजेशन हो पाए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। देहरादून में 7 दिनों का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और 3 मई की सुबह 5 बजे तक ये रहेगा। और रवि कहतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। रवि, जिस तरीके के हालात बन गए हैं उत्तराखंड में और देहरादून में, उसमें यह फैसला बहुत जरूरी हो गया था कि एक लंबा कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए।
निश्चित तौर पर अवधेश देखिए, क्योंकि लगातार ये मांग भी की जा रही थी कि एक कर्फ्यू, एक लॉकडाउन होना चाहिए। जिस हिसाब से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी जो आवश्यकताएं थी उसको देखते हुए पूरी रियायतें लोगों को दी गई थी। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू या यूँ कहें कि लॉकडाउन आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक पूर्ण तरीके से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसी को देखते हुए कि लोगों को दिक्कतें ना हो, आज जो बाजार हैं वो 5 बजे तक खुलेंगे। सभी लोग अपनी आवश्यक जो सामग्री है, जो डेली नीड्स है, उनको लेने के लिए बाजारों को 5 बजे तक खोल दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और जो पेट्रोल पंप है वो खुले रहेंगे, बाकी सभी चीज़ों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। और इसके साथ ही एक राहत की बात यह है कि जो सस्ते गले राशन की दुकानें हैं उनको खुला रखा जाएगा। इसके अलावा जो राशन की अन्य दुकानें हैं उनको भी खुले रखने की बात की गई है, ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ये जो क्षेत्र है, ये नगर निगम देहरादून, नगर निगम ऋषिकेश, छावनी परिषद गढ़ी कैंट और इसके साथ ही क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में पूरी तरीके से ये नियम लागू होगा। इसके अलावा बिल्कुल, और अगर हम बात करें रवि पूरे उत्तराखंड की, तो किस तरीके की स्थितियां वहां पर बन रही हैं, किस तरीके से पूरे राज्य में हालात को संभालने की तैयारी है? अब देखिए, पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो मैदान से लेकर पहाड़ तक पूरी तरीके से कोरोना बेकाबू हो चुका है। पहाड़ों की बात करें तो कई गांव ऐसे हैं जो पूरे के पूरे गांव इस वक्त बीमार हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनको दुरुस्त करने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। ऑक्सीजन बेड जरूर बढ़ाए गए हैं, रेमडेसिविर की भी कुछ खेप उत्तराखंड में पहुंची हैं। तो हालात को स्थिर करने की सरकार की पूरी कोशिशें हैं लगातार जारी। लेकिन लोगों की जो जितनी उनको ज़रूरतें हैं, उनके साथ जो संसाधन है वो काफ़ी कम अभी से पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट भी लगातार बढ़ाए जाएंगे। अभी 8 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं, 7 नए ऑक्सीजन प्लांट को बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही बात करें तो हल्द्वानी में भी वहां पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, शहरी क्षेत्र और उसका नगर निगम क्षेत्र। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हम दो जिलों की अगर बात करें तो इनके भी जिलाधिकारियों को कह दिया गया है कि अगर वो चाहें तो वहां पर भी कर्फ्यू लगा सकते हैं। हालांकि हरिद्वार में 27 तारीख को अभी स्नान है, तो उसके बाद इन 2 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है या फिर एक हफ्ते तक यहां पर भी लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना है। जी अवधेश। बिल्कुल रवि, तो ये स्थितियां हैं और ऐसे में एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देश में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से उछाल आया और बीते 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा केस आए हैं। एक दिन में 3,52,991 नए मरीज मिले हैं और बीते 24 घंटे में 2812 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और 3,52,991 नए मरीज बीते 24 घंटे में मिले हैं, जबकि 2,812 लोगों की कोरोना के संक्रमण के चलते मौत हुई है। इसमें वो तमाम लोग हैं जिन्हें इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, रेमडेसिविर नहीं मिली और कोई संक्रमण को नहीं झेल पाया। तो लगातार आंकड़े जो है भयावह हो रहे हैं और बीते 24 घंटे में 3,52,991 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 2812 कोरोना मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। तो सरकारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना संक्रमण और मौत की रफ्तार बेकाबू हो चली है और बीते 24 घंटे में 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं। 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दावे जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जितने संसाधन चाहिए उससे काफी पीछे प्रशासन चल रहा है, सरकार चल रही है। तो वहीं हरिद्वार कुंभ में कल आखिरी शाही स्नान होने वाला है, लेकिन हरिद्वार का कोरोना आंकड़ा डराने वाला है। हरिद्वार में एक दिन में रिकॉर्ड 1144 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे में 10 कोरोना मरीजों की मौत हुई। निरंजनी और बड़ा उदासीन के 10 संत भी संक्रमित हैं और अब तक करीब 180 संत कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हरिद्वार में 2563 एक्टिव केसेस इस वक्त हैं और ऐसे में आखिरी शाही स्नान कल होना है। तकरीबन 2000 से ज्यादा पॉजिटिव होम आइसोलेट हैं। लगभग 500 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। एक दिन में 392 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो हरिद्वार में भी हालात बेकाबू हैं। 180 संत कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और लगातार आंकड़ा ये बढ़ता चला जा रहा है। तो हरिद्वार का कोरोना आंकड़ा डरा रहा है, लेकिन कल आखिरी शाही स्नान को लेकर क्या तैयारी है और कैसे यहां पर संक्रमण फैलने से
रोकने के इंतजाम है? श्रद्धालु और संतों के लिए क्या व्यवस्था है, ये बड़ा सवाल है, जिसके जवाब के लिए हमारे संवाददाता पंकज राणा हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पंकज, आखिरी शाही स्नान है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके के इंतजाम हैं, और क्या पिछले शाही स्नान की तरह संत नहाएंगे या फिर इस बार कुछ संख्या कम की जाएगी? जी बिल्कुल, अब देखिए मेला प्रशासन ने तैयारियां कर दी हैं अंतिम तौर पर, क्योंकि कल शाही स्नान है और वक्त नहीं है किस तरह से तैयारियां होंगी, इसलिए मेला प्रशासन ने सभी संतों से, सभी अखाड़ों के संतों से बातचीत कर ली है, उनसे अंतिम फैसला ले लिया है किस तरह से तैयारियां रहेंगी, क्योंकि ये अब तौर पर कहा जा सकता है जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है हरिद्वार समेत पूरे प्रदेश भर में, उसको देखते हुए ये जो स्नान होने जा रहे हैं ये प्रतीकात्मक तौर पर होंगे। सन्यासी अखाड़े पहले ही अपने सभी अखाड़े महाकुंभ के समापन की घोषणा कर चुके हैं, तो अब जो बैरागी अखाड़े हैं, उदासीन अखाड़े हैं, निर्मल अखाड़ा है, वो कल संख्या के बल पर अपना शाही स्नान करेगा, लेकिन उन्होंने भी एक आश्वासन दे दिया है कि संख्या बहुत कम रहेगी। बैरागी कैंप में जो तमाम महामंडलेश्वर कैंप और छावनियां लगी थी उनको वो सभी वापस चले गए हैं, तो ये कहा जा सकता है बेस की संख्या बहुत मामूली रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था की गई है उसके आधार पर ये लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या नहीं रहेगी। सन्यासी अखाड़ों की बात करें तो वहां पर तकरीबन मुश्किल से 50 या 60 संत एक अखाड़े से बिल्कुल सामान्य तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर स्नान करने आएंगे। उसके बाद बैरागी अखाड़ों ने भी आश्वासन दिया है कि उनकी संख्या सैकड़ों में ही रहेगी, हजारों में नहीं रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान की वजह से कल का जो अंतिम शाही स्नान है वो पूरी तरह से सिंबॉलिक रहेगा और कम संख्या बिल्कुल, में और उसकी जरूरत भी इस वक्त है। शुक्रिया लेकिन पंकज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो कल होने वाले शाही स्नान को लेकर संतों में भी ठनी हुई थी, लेकिन अब मेला अधिकारियों से बात करने के बाद बैरागी अखाड़ा मान गया है। अब बैरागी अखाड़े सन्यासी अखाड़ों के बाद ही स्नान करेंगे, जो अब तक सन्यासी अखाड़ों के शाही स्नान पर रोक की मांग कर रहे थे। अब तय हुआ है कि पहले निरंजनी अखाड़ा, उसके बाद जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा, साथ ही सन्यासियों के सभी अखाड़े प्रतीकात्मक तौर पर ही स्नान करेंगे। हमारे बीच में श्रीमान और देहरादून में त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। आज शाम 4 बजे वर्चुअली कैबिनेट बैठक होगी। कोरोना कर्फ्यू, चारधाम यात्रा पर फैसला संभव है। बढ़ते संक्रमण को लेकर बड़े फैसले ले सकती है तीरथ सरकार। सीएम कार्यालय से वर्चुअली मीटिंग में मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। तो आज शाम को महत्वपूर्ण बैठक होनी है। शाम 4 बजे वर्चुअली बैठक है। तीरथ सिंह रावत सरकार की कैबिनेट बैठक है और कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें हो सकते हैं। महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होनी है। तो आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत सरकार की आज कैबिनेट बैठक है। सीएम कार्यालय से वर्चुअली मीटिंग में वो जुड़ेंगे। उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब इस यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बाद में फैसला लेगा। आपको बता दें कि 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने थे, जिसके लिए अप्रैल के शुरू से ही सेना के जवान बर्फ हटाने का काम कर रहे थे। तो 15,225 फीट पर स्थित है हेमकुंड साहिब। 8 फीट तक बर्फ जम गई है। अप्रैल के शुरू से ही यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमण को चलते हेमकुंड साहिब यात्रा स्थगित की गई है। 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने थे। अब यात्रा को लेकर बाद में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी फैसला लेगी। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सलाह दी है। त्रिवेंद्र ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए सख्ती से पीछे सरकार को नहीं हटना चाहिए। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विधायक निधि से 1 करोड़ की धनराशि सीएम राहत कोष में दान देने का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में कोविड महामारी से उत्पन्न ऑक्सीजन संकट को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 551 और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का जो प्रस्ताव दिया है, इससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। मसूरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन और पुलिस की सख्ती और बढ़ गई है। मसूरी में वीकेंड लॉकडाउन के दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद होने के बाद भी कुछ लोग बेवजह बाहर घूमने निकले, जिनसे पुलिस ने सख्ती से निपटा और कई लोगों के चालान भी काटे गए। वहीं कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पहले से डिक्लेयर किया है कि संडे को जो है मसूरी में बंद रहेगा। उसी प्रिपरेशन में हम लोगों द्वारा लगातार जो है माल रोड पे और पीछे पहले से लाइब्रेरी चौक पे लगातार चेकिंग की जा रही है। बेवजह घूमने वाले लोगों को जो है हम लोग चालान कर रहे हैं।
और इसके साथ हम ये भी देखा जा रहा है कि बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे हैं उनका भी चालन किया जाए। शादी के संबंध में हमने जो गाइडलाइंस प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो है जिसके पास शादी के कार्ड वगैरह हों वो लोग शादी में आ जा सकते हैं। उनको शादी के कार्ड वगैरह चेक करने के बाद हम लोगों द्वारा उनको आने जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनका हम लोगों द्वारा लगातार जो है चालन किया जा रहा है। और हल्द्वानी में कोविड संक्रमण से रोजाना कई मौतें हो रही हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार के लिए उन्हें टनकपुर रोड स्थित श्मशान घाट लाया जा रहा है। यहां पर लगातार शव लाए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की भारी दिक्कत हो गई है। टनकपुर रोड स्थित श्मशान घाट के पदाधिकारी रामबाबू जायसवाल का कहना है कि रोजाना आ रहे कोरोना संक्रमित मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए अब लकड़ियां भी कम पड़नी शुरू हो गई हैं। पहले रोजाना 15 से 20 कुंटल की खपत होती थी, अब 70 से 80 कुंटल लकड़ियां रोजाना लग रही हैं। ऐसी महामारी की वजह से एकदम से बॉडी अचानक आने की वजह से हमारी व्यवस्थाएं थोड़ी सी दिक्कत में आ गई, इसलिए हमने प्रशासन से सहयोग मांगा है। अपने हमारे प्रेस के भाई बंधु, सब पत्रकार बंधु थे, उन लोगों ने भी सबने सहयोग करके अभी लकड़ी की व्यवस्था, और हमारे रेंजर साहब, डीएफओ साहब, डीएलएम साहब और हमारे वासना जी, इन लोगों के सहयोग से अभी लकड़ी लगभग 5 बजे लगभग अवेलेबल हो जाएगी। और टिहरी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। नई टिहरी जिला अस्पताल के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आरोप लगाया कि जिले में इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने और कोविड कंट्रोल के लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार को सबसे पहले पहाड़ी जिलों के जिला मुख्यालय के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए ताकि लोगों को सही समय पर सही इलाज मिल सके। आज जो है कोई हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इन व्यवस्थाओं को सुधारो। सबसे पहले जिससे की हालत है 23 मार्च पिछले साल से कुछ नहीं किया सरकार ने, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में न रोजगार के क्षेत्र में। आज जो है जो हालत हो गई, लोग भूखमरी के कगार पर हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही विनम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए कुछ करो भाई। जब तक आदमी ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और इधर हरिद्वार पहुँचता है तब तक उसके प्राण निकल जाते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हों, नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल सके। और बात चमोली के मलारी में हुए हादसे की, जहां पर ग्लेशियर टूटने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। यहां पर कल 2 शव रेस्क्यू टीम को मिले हैं, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। वहीं 6 लोगों की तलाश अब भी जारी है। आपको बता दें कि इन शवों को वायुसेना के विमानों से जोशीमठ भी लाया जा रहा है, जहां पर मृतकों का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। डीएम स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह सेना के हेलीपैड से ही रेस्क्यू की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेस्क्यू लगातार जारी है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में और पारा शून्य से नीचे और घुप अंधेरे में भारतीय सेना के जाबाज रेस्क्यू कर रहे हैं। अगर समय रहते रेस्क्यू नहीं होता तो 384 लोगों को नहीं बचाया जा सकता। और टिहरी के लंबगांव बोसाड़ी मोटर मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। शादी में जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 5 लोग घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय केंद्र पर ले जाया गया और उसके बाद नई टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी है, जबकि 4 अन्य युवकों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 5 युवक एक शादी में शामिल होने बौसाड़ी जा रहे थे, तभी लंबगांव डोबरा रोड पर बौसाड़ी के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर में शनिवार को दिन दहाड़े युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया और 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों से घटना में इस्तेमाल कटर और बाइक बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। वहीं गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिया कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। धारचूला के उच्चा हिमालय क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई। यहाँ पर दारमा और व्यास घाटी में बर्फबारी हो रही है। तो देखोगे तो ये हादसा भी हुआ है। देखिए, करीब 500 बकरियां यहाँ पर बर्फ में दब गईं। तो वहीं बॉर्डर पर तैनात जवानों की मुश्किलें बढ़ गई। सेफली ये यहाँ पे एक भेड़ पीछे छूट गई है और ये बहुत